वेलकम टू अवेयरनेस क्लासेज। दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले मेरा नमस्ते। मैं ऋषि मास्टर। दोस्तों, मैं YouTube पे स्टडी संबंधित एक चैनल क्रिएट किया हुआ हूँ, जिस चैनल का नाम है अवेयरनेस क्लासेज, जिसकी पहली वीडियो मैं आप तक प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये जो क्लास है पूरी डिस्क्रिप्टिव रहेगी, व्याख्या रहेगी। दोस्तों, मैं मैथ के अलावा बाकी सभी सब्जेक्ट के क्लास लेने की कोशिश करूंगा जो कंपटीशन से रिलेटेड होंगे। और दोस्तों, जो जीएस के 8 सब्जेक्ट होते हैं उनके अलावा यदि मैं ऐड कर दूं करंट अफेयर्स की तो 9 हो जाएंगे। फिर एक हिंदी है, उसके पश्चात हमारी रीजनिंग आती है तो इस तरह से मैं आपको कुल 11 सब्जेक्ट पढ़ाने की कोशिश करूंगा, यानी जीएस के 9, हिंदी प्लस रीजनिंग। इतने सारे सब्जेक्ट में आपको अपने चैनल से वीडियोस देने की कोशिश करूंगा। और जो भी मेरे वीडियोस होंगे प्रत्येक सब्जेक्ट के 3 तरह के हुआ करेंगे, यानी कि हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर पे 3 तरह के मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। पहला डिस्क्रिप्टिव क्लास, दूसरा वन लाइनर क्लास और तीसरा प्रैक्टिस क्लास। ओके, इन 3 तरह की वीडियोस बनने के बाद आपको हम अगला चैप्टर प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो आइए आगे में देखते हैं। और आज हम लोग दोस्तों जियोग्राफी यानी कि वर्ल्ड जियोग्राफी यानी कि विश्व भूगोल हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। और भूगोल से भी हम आपको जो चैप्टर आज पढ़ाने वाले हैं वो है टाइड इफ्स यानी कि ज्वार भाटा, है ना। तो आज हम लोग टाइड इफ्स पढ़ेंगे, है ना, टाइड्स इफ्स। ओके, सो आइए वो देखते हैं। तो दोस्तों, व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा, मैंने एक चैप्टर का नाम लिखा हुआ है टाइड्स इफ्स यानी कि ज्वार भाटा। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि ज्वार भाटा होता क्या है। ओके, देखिए आपके समक्ष जो भी चीजें दिखाई देना, शब्द जो भी हो वो क्या है, पहले उसकी आप नॉलेज लीजिए, फिर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर एक हेडिंग ही जो होती है वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया करती है। तो ज्वार भाटा है क्या? तो दोस्तों, जो भी जल होता है जब अपने औसत तल से ऊपर की तरफ उठता है तो उसे हम ज्वार कहते हैं। क्या बोला मैंने कि जब कभी जल अपने औसत तल से ऊपर की तरफ उठेगा अर्थात अस्तल की तरफ फैलने की स्थिति को हम लोग ज्वार कहते हैं, यानी कि टाइड्स कहते हैं। और पुनः उठा या फैला हुआ जल जब वापस अपनी उसी स्थिति में आता है तो उसे हम लोग इफ्स यानी कि भाटा कहते हैं। और दोस्तों, यह स्थिति जो है कहाँ होती है कहाँ नहीं होती है? तो दोस्तों, सागर और महासागरों के जल जब अस्तर की तरफ फैलते हैं या ऊपर की तरफ उठते हैं उस स्टेट यानी घटना को हम लोग टाइड्स कहते हैं, यानी कि ज्वार। और पुनः फैला और उठा हुआ जल जब वापस उसी स्थिति में आता है जहां से गया होता है, उस स्थिति को हम लोग स्टेट यानी घटना को भाटा यानी कि इफ्स कहते हैं। दोस्तों, यह नदी, तालाब और झीलों में जागृत नहीं होता है, यानी कि टाइड्स इफ्स यानी कि ज्वार भाटा नदी, तालाब और झीलों में जागृत नहीं हो सकता है, या केवल और केवल सागर व महासागरों में ही आता है। तो हम ये बोलेंगे कि जब कभी सागर व महासागर का जल यानी सागर और महासागर के जल जब अपने औसत तल से अस्तर की तरफ फैलते हैं अर्थात ऊपर उठते हैं, उस घटना को हम लोग ज्वार कहते हैं। और पुनः उठा अर्थात फैला हुआ जल जब वापस अपनी उसी स्थिति में आता है तो उस घटना को हम लोग इफ्स यानी कि भाटा कहते हैं। ओके, और दोस्तों, यह नदी, तालाब और झीलों में उत्पन्न नहीं होते हैं, बट यहाँ एक अपवाद स्वरूप है। आपको एक अपवाद शब्द मिलता होगा, और जब अपवाद मिल जाता है जिस किसी भी टॉपिक पे, तो अपवाद के आगे जो चीजें लिखी जाती हैं, बोली जाती हैं, वो बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाया करते हैं। यानी वहां से हम यदि बाकी उसके आगे पीछे के क्वेश्चन को आईएमपी कहते होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहते होंगे, तो अपवाद वाले बात को हम लोग MIMP कह सकते हैं, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां से क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो अपवाद आता है वो अपवाद यह है कि मैंने बोला नदी, तालाब और झीलों में ज्वार भाटे नहीं आते हैं, केवल और केवल सागर और महासागरों में आते हैं। लेकिन यहाँ मैंने अपवाद जो बोला है
अपवाद बोला है क्योंकि कुछ नदियां में आती हैं। कुछ नदियां कहाँ पे हैं, कौन है? तो दोस्तों भारत के पश्चिम बंगाल में बहने वाली जो हुगली नदी है उसमें भी ज्वार भाटे आते हैं और इंग्लैंड के थेम्स नदी में भी ज्वार भाटे आते हैं। तो विश्व की 2 अपवाद स्वरूप नदियां हैं जिनमें ज्वार भाटे जागृत होते हैं अर्थात उत्पन्न होते हैं, और वे नदियां हैं हुगली व थेम्स। थेम्स नदी जो है वो इंग्लैंड में प्रवाहित होती है, बहती है, और हुगली नदी भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बहती है। तो हुगली नदी और थेम्स नदी में ज्वार भाटे आते हैं। इनके अलावे दुनिया के किसी नदी और तालाब और झीलों में ज्वार भाटे नहीं आते हैं। ओके, अब कहते हैं किसे हैं, कहाँ पे जागृत होते हैं और कहाँ पे नहीं होते हैं, और नहीं होने वाले में भी जो अपवाद है मैंने उसका भी जिक्र कर दिया है। ओके, सो आइए हम लोग आगे देखते हैं। दोस्तों ज्वार भाटा में जो पहली जो हेडिंग होती है, जो फर्स्ट यदि हेडिंग जो पॉइंट रखता है वो है अपस्वर तथा उपस्वर। यानी कि हम जब कभी टाइड इप्स को यदि डीपली में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो उसके पहली जो हेडिंग बनती है वह बनती है अपस्वर तथा उपस्वर की, यानी कि अपहेलियन एंड प्रीहेलियन की बनती है। ओके, तो दोस्तों आइए हम देखते हैं। तो आपके सामने हमने लिखा ज्वार भाटे की पहली हेडिंग जो आती है वो होती है अपस्वर तथा उपस्वर, यानी अपहेलियन एंड प्रीहेलियन। दोस्तों अपस्वर क्या होता है, उपस्वर क्या होता है, इसको हम जानेंगे, बट उसके पहले थोड़ी सी हम लोग यहाँ पे फिगर क्रिएट कर लेते हैं। दोस्तों मैंने ये सूर्य बनाया हुआ है और ये हमने अर्थ यानी कि पृथ्वी बनाया हुआ है। अब आप देख रहे होंगे कि हमने सूर्य को अंदर रखा हुआ है, पृथ्वी को बाहर रखा हुआ है। यानी कि जो बाहर होता है वही तो घूम रहा होता है, यानी किसी के बाहर से चक्कर लगा सकता है, अंदर वाला कैसे लगा सकता है? यानी कि अंदर वाले के बाहर जो होगा, मान लीजिए हम देख किसी रूम में है और जो बाहर है वो मेरे रूम को चक्कर लगा सकता है बाहर से, है ना। तो कहने का मतलब हो गया कि दोस्तों पृथ्वी को हमने बाहर रखा है, सूर्य को हमने अंदर रखा हुआ है। अब यहाँ पे पहले हमने सूर्य और पृथ्वी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। देखिए सूर्य जो होता है, सूर्य एक स्थिर विशालतम ज्वलनशील तारा है। सूर्य एक तारा है और एक बहुत ज्वलनशील विशाल, मतलब बहुत विशाल तारा है ना। ताराओं में भी यदि हम इसको कहें बहुत बड़ा तारा तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो दोस्तों सूर्य एक विशालतम ज्वलनशील तारा है ना। और दोस्तों सूर्य आप देखते हैं कि कभी यहाँ पे दिखाई पड़ता है पूर्व में, कभी ऊपर, कभी पश्चिम में, कभी बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभी बोल रहे हैं कि सूर्य स्थिर है, बट हमें सूर्य भिन्न भिन्न स्थितियों में दिखाई पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? तो आइए हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए इस सूर्य है, इसको मैंने माना सपोर्टेड, मान लीजिए ये सूर्य है, मैं कह रहा हूं सूर्य स्थिर ज्वलनशील तारा है ना। तो मान लीजिए स्थिर है, लेकिन हमें भिन्न भिन्न स्थितियों में दिखाई पड़ता है। जैसे कि पूर्व में कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी पश्चिम में, कभी बिल्कुल अस्त हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? जैसे लगता है कि वो चल रहा है, और यहाँ बात ये की जा रही है कि सूर्य स्थिर है। तो मानो कि सूर्य ए है ना। अब देखिए हमें सूर्य का कभी ये वाला फलक दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, कभी इधर का हिस्सा दिखाई दे रहा है, कभी इधर का हिस्सा दिखाई दे रहा है, कभी इधर का हिस्सा दिखाई दे रहा है। और मैं कह रहा हूं सूर्य स्थिर है। इसका मतलब ये हो गया कि हम सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं। और हम का मतलब क्या हो गया? पृथ्वी, क्योंकि हम पृथ्वी पे हैं।
अर्थात पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, यानी कि परिक्रमा कर रही है। परिक्रमा मतलब बाहर बार होता है, क्रम से मतलब घूमती रहे तो उसे हम परिक्रमा कहते हैं, है ना। तो परिक्रमा कर रही है ना। हम मंदिर पे जाते हैं, मंदिर की परिक्रमा करते हैं, अर्थात मंदिर के बाहर बाहर घूमते हैं, मंदिर के अंदर अंदर नहीं घूम रहे होते हैं, है ना। तो मंदिर के बाहर बाहर घूमते हैं तो मंदिर की परिक्रमा हम कहते हैं। तो सपोर्टेड मैंने माना दोस्तों, यहां से बात निकल गई ना कि पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करती है। तो अब आप देखते हैं कि सूर्य के बाहर बाहर से घूमेगा तभी तो परिक्रमा कहलाएगा। तो पृथ्वी को मैंने यहां रखा, सूर्य यहां है। अब देखिए, आप देख रहे होंगे कि मैंने एक परिधि टाइप का बनाया हुआ है, यानी कि इसी तरह से घूम रही होगी। आपके जहन में बात आ रही होगी, क्यों एक जगह पृथ्वी सूर्य से नजदीक रखा गया है और यहाँ की दूरी क्यों दूर रखी गई हुई है, इसको बीच में क्यों नहीं इन्होंने क्रिएट किया। बात यह है ना दोस्तों कि पृथ्वी बिल्कुल गोल नहीं है, पृथ्वी थोड़ी सी चपटी हुई है, थोड़ा सा अंडाकार है। अब बताइए, यदि एक गोल हो और एक थोड़ी सी चपटी हो ऐसी, इसके बीच का जो यहाँ पे दूरी बच रहा है, और ये जब घूमेगा, क्योंकि ये तो स्थिर है सूर्य और ये पृथ्वी है, जब ऐसे घूमेगा और जब घूमेगा तो ये वाली हिस्सा आपकी आएगी तो ऐसे बन जाएगी, और जब ऐसे बन देखिए यहाँ पे ये दूरी फिर बढ़ जाएगी, है ना। इसीलिए इनके और इनके बीच कभी दूरी अधिक होती है, कभी दूरी कम होती है। तो जब ऐसा होता है हिस्सा तो दूरी बड़ी होती है, जब ऐसे घूमते घूमते आती है और हिस्सा तो दूरी छोटी हो जाती है। आया समझ में। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक जगह कम एक जगह ज्यादा रखा हुआ है, हमने नहीं रखा हुआ बल्कि यहाँ पे रखा जाता है। अब देखिए, पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा एंटी क्लॉकवाइज कर रही होती है, यानी कि पृथ्वी हर स्थिति में जो मूव कर रही है वो कैसे कर रही है, तो पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ घूम रही है, यानी कि पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट जा रही है, यानी कि पश्चिम से पूर्व दिशा में घूम रही है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज अर्थात वामावर्त, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में। अब देखिए, घड़ी ऐसे चलती है, क्लॉकवाइज ये होता है दक्षिणावर्त, और यहाँ पे मैंने एरो जो बनाया है ऐसे बनाया हुआ है, अर्थात पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज परिक्रमा कर रही है सूर्य की। ओके, अब यह इस तरह परिक्रमा करती है। देखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच जो न्यूनतम जो दूरी होता है वह कितनी होती है, ये होती है दोस्तों 14 करोड़ 84 लाख किलोमीटर की। ओके, 14 करोड़ 84 लाख किलोमीटर की दूरी होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच, जो न्यूनतम दूरी होती है। अधिकतम दूरी कितनी होती है, तो ये होती है 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर की। ये सब किलोमीटर में मान है दोस्तों। और एक और दूरी होती है जो औसत दूरी होती है, और औसत जो दूरी होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है दोस्तों 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर की। ओके, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी है 14 करोड़ 84 लाख किलोमीटर की, अधिकतम दूरी है 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर की, है ना। और जो औसत जो दूरी है वो है 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर की। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे एक और सवाल बनता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम जो दूरी होती है वह किस दिन होती है, यानी कि वर्ष के किस दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे न्यूनतम दूरी होती है, तो वह होती है दोस्तों वर्ष के 3 जनवरी के दिन। कब होती है, 3 जनवरी के दिन होती है, यानी कि 3 जनवरी के दिन पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक नजदीक पहुंच चुकी होती है। हम एक कतई नहीं बोल रहे हैं कि सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक आ चुकी होती है, क्योंकि सूर्य तो आ नहीं रहा है, वो तो स्थिर है, पृथ्वी चल रही है, और चलने वाला दूर होता है या फिर पास होता है ना। तो पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक पास कब गई होती है, वर्ष के 3 जनवरी के दिन, और उस समय दूरी यदि हम नापते हैं तो दूरी मिलता है 14 करोड़ 84 लाख किलोमीटर की। और दोस्तों ये जो न्यूनतम जो दूरी होती है ना, इसे हम लोग उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं, इसे हम लोग पेरिहेलियन कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे यदि हम बात आए, पृथ्वी से मूव करते 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 परिक्रमा करते करते आती है, एक समय ऐसा आता है कि सूर्य से वो सर्वाधिक दूर हो जाती है। अब आप कहेंगे सर यहाँ क्यों नहीं बनाए, यदि मैं यहाँ बनाऊंगा तो देखिए यही आखिरी है, इसके बीच की त्रिज्या जो बड़ी है,
यदि हम इसको केंद्र मान लें तो यहाँ से देखिए त्रिज्या छोटी है, अब यहाँ से त्रिज्या बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, यहाँ पे आकर के त्रिज्या सबसे बड़ी हो जा रही है। अब इसके बाद यदि मैं इधर मानूं तो त्रिज्या फिर घट रही है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे त्रिज्या सबसे बड़ी हो रही है, अर्थात सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे अधिकतम दूरी जो होती है वह होती है 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर की। और यह वर्ष के किस दिन होता है? तो यह वर्ष के 4 जुलाई के दिन होता है दोस्तों। कब? 4 जुलाई के दिन होता है। यहां हम लिखेंगे 4 जुलाई। ओके, यानी कि 4 जुलाई के दिन, 4 जुलाई के दिन जो होता है पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूर हो गई होती है, और वह दूरी जो होती है 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर की होती है। कुछ जगहों पे लिखा हुआ है 15 करोड़ 10 लाख से लेकर के 20 लाख किलोमीटर तक की तो बात होती है ना। अब देखिए, इसे ही हम लोग अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं, यानी कि अपहेलियन कहते हैं। कहने का मतलब कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है तो उसे हम लोग उपसौर कहते हैं, और जब अधिकतम दूरी होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। अब क्यों इसे उपसौर कहते हैं, क्यों इसे अपसौर कहते हैं, आइए थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, सौर मतलब सूर्य होता है, उप का मतलब छोटा होता है। उप का मतलब क्या होता है? छोटा। यूं मान लीजिए प्रधानमंत्री हमने बोला तो प्रधानमंत्री आपको बड़ा लगा, लेकिन मैं उसी प्रधानमंत्री शब्द के आगे यदि लगा दूं उप प्रधानमंत्री, तो अब जो पहला मैंने नाम लिया था उसी नाम के आगे यदि मैं उप लगा दे रहा हूं तो जिसके आगे मैंने उप लगाया हुआ है उस मान को उप जो है छोटा बताने लग रहा है। अर्थात उप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री से थोड़ा सा छोटे होते हैं। राष्ट्रपति और आगे यदि उप लगा दे तो उपराष्ट्रपति थोड़े से राष्ट्रपति से छोटे लेवल में आ जाते हैं। कहने का मतलब ये हो गया दोस्तों कि जिस किसी शब्द के आगे उप लग जाएगा तो लगने वाले शब्द जो जिसके आगे लगता है उस शब्द को छोटा बताने लगता है। जैसे प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री शब्द के आगे यदि उप लगा रहा हूं, उप जो है वो प्रधानमंत्री को छोटा बताने लग रहा है, यानी कि उप प्रधानमंत्री छोटा होता है। उसी तरह से यहाँ पे सूर्य सौर के आगे लगा है उप, तो उप जो है वो सौर को थोड़ा छोटा बता रहा है, अर्थात सूर्य की पृथ्वी के साथ जो छोटी दूरी है उसे ही हम उपसौर कहते हैं। यहाँ पे आते हैं हम लोग अपसौर। तो दोस्तों अपसौर जो होता है ये बड़ी दूरी होती है। अप का मतलब होता है ऊपर, यानी कि बड़ा। ऊपर के अधिकारी कौन होते हैं? बड़े होते हैं ना। हम बोलते हैं ऊपर के अधिकारी के पास में जाता हूँ, यानी कि ऊपर के अधिकारी होते हैं बड़े होते हैं। तो अप माने ऊपर होता है, और ऊपर कौन होगा? बड़ा ही तो होता जाता है। तो कहने मतलब कि सूर्य का और किसके आगे लगाया अप? इसके साथ, यानी कि इसका बड़ा, यानी कि सूर्य का जो बड़ा दूरी है पृथ्वी के साथ उसे ही हम अपसौर यानी कि अपहेलियन कहते हैं। ओके, और यह होता है वर्ष के 4 जुलाई के दिन। दोस्तों पृथ्वी का जो परिभ्रमण जो काल होता है, आप थोड़ा सा यहाँ पे बात करें तो पहले इसकी थोड़ी सी देखिए। पृथ्वी के सूर्य की परिक्रमा करने के कारण, सुनिएगा एक बार, पृथ्वी के सूर्य के परिक्रमा करने के कारण ऋतुओं में बदलाव आता है। क्या होता है? जब पृथ्वी जब सूर्य का परिक्रमा कर रही है, इस वजह से ऋतुओं में बदलाव आता है। ओके, तो ऋतुओं में बदलाव कैसे आता है? जब पृथ्वी के सूर्य के परिक्रमा करने के कारण ही ऋतुओं में बदलाव आता है। और पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, यानी परिभ्रमण, ये परिक्रमण हो गया, और जब खुद ही अपने जगह पे अपने आप को नच रही होगी वो परिभ्रमण होती है, यानी घूर्णन करती कहते हैं। सपोर्टेड मान लीजिए जैसे में आपके वॉशिंग मशीन हो गया, उसमें जो नचता है वो घूर्णन कर रहा होता है, उसको हम परिभ्रमण कह सकते हैं। क्यों परिभ्रमण कह सकते हैं दोस्तों? क्योंकि वो अपने ही जगह अपने, जैसे मान लीजिए मैं इस टेबल का चक्कर लगा रहा हूँ, एक टेबल मेरी चाल हो जाएगी और ये हो गया मेरा परिक्रमण का, क्योंकि मैं इसका चारों ओर से परिक्रमा कर रहा हूँ। और एक मेरी चाल होगी, मैं जो अपने ही जगह पे ऐसे यूं नच रहा हूँ, तो ये जो मेरा नच रहा हूँ ये परिभ्रमण हो जाएगा। तो जब मैं किसी का चक्कर लगाऊंगा तो परिक्रमण काल होगा, और जब खुद अपने ही जगह पे यूं नच रहा हूँ तो परिभ्रमण होगा, जिसे हम लोग घूर्णन भी कह सकते हैं। ओके,
तो परिभ्रमण काल यानी घूर्णन काल, जब अपने अक्ष पे वो घूम रहा होगा तो परिभ्रमण होगा, और जब किसी दूसरे को चक्कर लगाएगा तो परिक्रमण होगा। ओके, तो दोस्तों पृथ्वी जो है वो जब सूर्य का परिक्रमा करती है तो उस वजह से ऋतु में बदलाव होता है, और जब वो अपने अक्ष पर घूर्णन करती है यानी परिभ्रमण करती है उस वजह से दिन रात निर्मित होते हैं। तो दिन रात कैसे होते हैं? तो दोस्तों जब पृथ्वी खुद का परिभ्रमण करती है यानी खुद अपने अक्ष पे घूम रही होती है यानी घूर्णन करती है, उस वजह से दिन रात निर्मित होते हैं यानी बनते हैं, और जब वह सूर्य का चक्कर लगाती है उस वजह से ऋतुओं में बदलाव आता है। तो सीधा सीधे यदि मैं यही बोलूंगा कि पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने की वजह से ऋतु में बदलाव आता है, और जबकि पृथ्वी अपना जो घूर्णन गति है उसकी उस वजह से क्या होता है, दिन और रात निर्मित होते हैं, है ना दोस्तों। अब इसकी जो परिभ्रमण जो काल है कितने समय में यह एक चक्कर सूर्य का लगा लेती होगी और अपने ही जगह पे कितने समय में नच लेती होगी, इसके दोनों टाइम अलग अलग होंगे ना। मान लीजिए मैं यदि इस टेबल का चक्कर लगाऊंगा उसका एक अलग मेरा होगा टाइम लगाने का, और जो मैं अपने ही अक्ष पे घूम रहा हूँ इसका एक टाइम अलग आएगा। स्वयं देख लेते हैं दोस्तों। पृथ्वी का जो परिभ्रमण जो गति है वह है, देखिए सूर्य का पहले परिक्रमण देख लेते हैं, परिक्रमण काल। तो इसका परिक्रमण जो काल है दोस्तों वो है 1,07,000 किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि हर एक घंटा में पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करते समय इतनी दूरी तय कर लेती है, यानी कि 1,07,000 किलोमीटर की दूरी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाते समय तय कर लेती है। हर एक घंटा में पृथ्वी इतना किलोमीटर घूमती रहती है इसका चक्कर लगाते समय, यानी कि इसका परिक्रमण जो काल है पृथ्वी का वह प्रति घंटा 1,07,000 किलोमीटर की है। या इसी को जब सेकेंड में लेकर बात करें तो हम इसी को बोल सकते हैं दोस्तों 29.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी कि हर एक सेकेंड में पृथ्वी जो परिक्रमा जो कर रही है वो इतनी दूरी तय करते हुए कर रही है, यानी कि सूर्य का जब पृथ्वी परिक्रमा कर रही है तो हर एक घंटा में 1,07,000 दूरी तय कर रही है, 1,07,000 किलोमीटर की, और हर एक सेकेंड में लगभग में ऑलमोस्ट हम कह दें तो 29.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होगा। और इसका परिभ्रमण काल कितना है, यानी कि इसका घूर्णन गति जो स्पीड है वो कितनी है, तो वह दोस्तों 1,00,000, ये सब हम अर्थ की बात कर रहे हैं पृथ्वी की, ये दोस्तों है 111, ऐसे लिख लेते हैं हम लोग ना 111 किलोमीटर प्रति 4 मिनट, यानी कि पृथ्वी का जो परिभ्रमण जो काल है यानी कि खुद अपने जगह घूमने की जो उसकी गति है वो हर एक 4 मिनट में 111 किलोमीटर की है, यानी कि हर 4 मिनट में 111 किलोमीटर घूम रही है वो, है ना, अपना घूर्णन करते समय। और यदि हम इसको सेकंड में लेकर जाए दोस्तों तो हो जाएगा हमारा लगभग में ऑलमोस्ट हमारा होगा 0.46, सॉरी दोस्तों थोड़ी लाइट कट हो गई थी। देखिए हमने यह बता रहा था कि अर्थ का जो परिभ्रमण जो काल है यानी अपने एक्सप्रेस की जो घूमने की जो समय है वो 111 किलोमीटर प्रति 4 मिनट की है, यानी कि ये हर सेकंड में कितना घूम लेती है, तो ऑलमोस्ट 0.46 किलोमीटर प्रति सेकेंड घूम लेती है। ओके, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो मैंने बोला था कि सूर्य और पृथ्वी के बीच एक औसत दूरी है, यानी कि इसे हम लोग औसत दूरी कहते हैं। औसत दूरी है 14,96,00,000 किलोमीटर की। सूर्य और पृथ्वी के बीच जो औसत दूरी है दोस्तों वो है 14,96,00,000 किलोमीटर की, और इसे ही खगोलक एकक इकाई कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच जो आपका औसत दूरी होता है 14,96,00,000 किलोमीटर की, उसे दोस्तों हम लोग खगोलक एकक इकाई यानी कि हम यदि कह लें तो इसे हम लोग 1 AU
खगोलक एकक इकाई। ओके, यानी कि दोस्तों सूर्य और पृथ्वी के बीच जो औसत दूरी होती है उसे ही हम लोग खगोलक एकक इकाई यानी कि 1 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। ओके दोस्तों, पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा इस प्रकार लगाती है कि वह कभी सूर्य के सर्वाधिक नजदीक तो कभी सर्वाधिक दूर पहुंच लेती है। सर्वाधिक नजदीक वह वर्ष के 3 जनवरी के दिन पहुंचती है, जिसे हम लोग उपसौर यानी कि प्रेहेलियन कहते हैं, और यह दूरी होती है 14 करोड़ 84 लाख किलोमीटर की। और दोस्तों इसी समय पृथ्वी सबसे तीव्र गति से परिक्रमा कर रही होती है। तो यहाँ एक और सवाल ये बन जाएगा कि पृथ्वी वर्ष के किस दिन सर्वाधिक तीव्र गति से सूर्य की परिक्रमा कर रही होती है? तो दोस्तों वह होगा 3 जनवरी का दिन, यानी कि 3 जनवरी के दिन, यानी वर्ष के 3 जनवरी के दिन पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा सर्वाधिक तीव्र गति से अन्य दिनों की अपेक्षा कर रही होती है। और ऐसे ही परिक्रमा करते 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 एक समय ऐसा आता है कि यह सूर्य से सर्वाधिक दूर हो जाती है, और वह दोस्तों वर्ष का 4 जुलाई का दिन होता है, जिसे हम लोग अपसौर यानी कि अपहेलियन कहते हैं। और यह जो दूरी होती है सर्वाधिक वाली वह होती है 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर की। और दोस्तों वर्ष के 4 जुलाई के दिन ही जब अधिकतम दूरी हो जाती है, उस दिन पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा सबसे न्यूनतम गति से कर रही होती है। यानी कि पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा सबसे तेज गति से 3 जनवरी के दिन कर रही होती है, और 4 जुलाई के दिन सबसे मतलब धीमी गति यानी कि अन्य दिनों की अपेक्षा बहुत धीमी हो चुकी होती है परिक्रमा करने की स्पीड में, और वो कर रही होती है। तो सबसे अधिक गति से 3 जनवरी के दिन, न्यूनतम गति से 4 जुलाई के दिन। ये दोनों टॉपिक हो सकते हैं आपके क्वेश्चन लेवल से, है ना। अब देखिए न्यूनतम दूरी कब होता है, अधिकतम दूरी कब होता है, ये तो तमाम एग्जाम में पूछे जा चुके हुए हैं। जैसे रेडियो के पेपर में भी यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर वाले में पूछा जा चुका हुआ है बात है, और ईपीपी में भी यह जिक्र किया जा चुका है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी वर्ष के 30 दिन होती है ना। अब दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता चुका हूँ ये सारी चीजें, और हमने यहाँ पे लगभग इन सारी चीजों का भी जिक्र किया हुआ है ना। देखिए ज्वार भाटा पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर, सबसे पहले तो जाने की ज्वार भाटा आता क्यों है, उसके आने के कई सारे रीजन हैं, वो हम आपको जब 1 लाइनर जब क्लास लेंगे तो वहां पे बताएंगे। बट यहाँ थोड़ा सा आपको संक्षेप बता दे रहे हैं कि ज्वार भाटा जो है सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बलों के कारण आते हैं। अब उनके पास कोई बल है, और वो बल है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि सूर्य और मून के पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल है, और उसी वजह से क्या होता है, ज्वार भाटे आते हैं। दोस्तों क्या होता है कि सूर्य और पृथ्वी यानी कि सन और मून में जो आपका अनुपात होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का, वह होता है 5:11 का। ओके, यानी कि यदि हम यहाँ देख रहे हैं तो सन का जो है वो 5 पावर है दोस्तों। तो यहाँ पे आया था अपवाद, यानी वह अपवाद कौन सा स्थान है जहां पे 2 बार से अधिक ज्वार भाटे आते हैं या फिर 2 बार से कम आते हैं। क्योंकि दोस्तों अपवाद वही शब्द हो रहा होगा, अपवाद उसे ही कहते हैं, यानी कि जितना परफेक्ट कोई चीज होता है यदि उससे कम या उससे अधिक यदि होने वाला कोई चीज होगा वो अपवाद में चला जाता है। तो कहने का मतलब कि मैंने बोला कि पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर 24 घंटे 52 मिनट में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आ जाता है, लेकिन एक ऐसा स्थान है जो अपवाद स्वरूप है, और वह दोस्तों है इंग्लैंड का साउथहैम्पटन नामक स्थान। यानी कि दोस्तों इंग्लैंड में एक स्थान पड़ता है, क्या पड़ता है, साउथहैम्पटन। इंग्लैंड में एक साउथहैम्पटन नामक एक स्थान पड़ता है, जिसको थोड़ा सा हम और भी लिख देना चाहेंगे। ओके, तो दोस्तों इंग्लैंड में एक साउथहैम्पटन नामक एक स्थान पड़ता है, जहां पर प्रत्येक 24 घंटे 52 मिनट में 4 बार ज्वार और 4 बार भाटा आ जाता है, जो कि एक अपवाद स्वरूप है। यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, तो कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि
2 बार इंग्लिश चैनल की तरफ से और 2 बार उत्तरी सागर से होकर के इस तरफ 4 वहां पे ज्वार भाटे हो जाते हैं, यानी 4 बार ज्वार और 4 बार भाटा हो जाता है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे 2 बार जो है वो कहा जाता है इंग्लिश चैनल और 2 बार कहा जाता है नॉर्थ सी। ओके, नॉर्थ सी। तो दोस्तों कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इंग्लैंड का जो साउथहैम्पटन नामक स्थान है वहां पे 4 बार ज्वार भाटे, इसलिए 4 बार ज्वार और 4 बार भाटे 24 घंटे 52 मिनट में इस बार इसलिए आ जाते हैं क्योंकि 2 बार इंग्लिश चैनल से और 2 बार उत्तरी सागर से आते हैं, इसलिए टोटल वहां 4 बार ज्वार हो जाता है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा समझ लें। मान लीजिए किसी व्यक्ति का एक घर है, तो इधर से एक रास्ते गए होंगे और इस रास्ते से मान लीजिए 2 व्यक्ति गुजरते हैं एक दिन में, तो ये व्यक्ति क्या कहेगा कि मेरे घर के तरफ से 2 व्यक्ति गुजरते हैं हर रोज। लेकिन दोस्तों किसी का ऐसा भी तो घर होगा कि एक रोड इधर से भी होगा, एक रोड इधर से भी होगा और हर रोड पे 2 व्यक्ति एक दिन में गुजरते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए 2 व्यक्ति गुजरे, इधर से 2 व्यक्ति गुजरे, तो एक व्यक्ति क्या बोलेगा कि मेरे घर की तरफ से 4 लोग क्या हुए, गुजरे हैं आज, यानी गए हैं, क्रॉस किए हैं। जैसे इस व्यक्ति के घर की तरफ से एक रोड था और हर रोड से 2 व्यक्ति एक दिन में गुजरने का नियम है, मान लिया जाए, तो एक व्यक्ति क्या बोलेगा मेरे घर की तरफ से 2 व्यक्ति अभी गए हैं। लेकिन किसी का घर ऐसे भी तो होगा कि घर के दोनों 2 छोरों से मतलब रास्ते गुजर रहे होंगे और हर रास्ते से 2 व्यक्तियों का गुजरना है एक दिनों में, तो एक व्यक्ति क्या बोलेगा मेरे घर की तरफ से 4 व्यक्तियों ने आज गया है। ओके, तो शायद इसी प्रकार यदि मैं इसको साउथहैम्पटन नामक स्थान मान लूं और एक को इंग्लिश चैनल मान लूं और एक को उत्तरी सागर मान लूं, बस आप समझ सकते हैं। ओके, तो दोस्तों इसलिए आप ऐसा होता है। ओके, और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरी ये पहली वीडियो है जो आप तक पहुंचाने की कोशिश में मतलब किया गया हुआ है और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे क्लास अच्छे लगे होंगे और आगे मैं नेक्स्ट ऐसे ही करता रहूंगा। और दोस्तों मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके सामने एक बेल आइकन की घंटी दिख रही होगी, उसे क्लिक कर लें ताकि मैं जब कभी भी आगे कोई वीडियो प्रोवाइड करूं तो सबसे पहले वो आप तक पहुंचे, है ना। और दोस्तों यदि मेरे इस क्लास में किसी शब्द में बोलने में भी त्रुटियां हुई हो या लिखने में कुछ मिस्टेक हुए हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि पहली वीडियो है, आप अच्छे से समझ सकते हैं। सो जय हिंद दोस्तों, जय।